ये सच है कि 1 साल पहले जब सरकार बनी, गठबंधन की सरकार आदरणीय हेमंत जी के नेतृत्व में, तो परिस्थितियां बड़ी विकट थी, विषम थी और विपरीत थी। इसमें कहीं दो राय नहीं है। और बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि इन 20 वर्षों में पहली बार किसी सरकार के बनने के बाद इतनी विकट परिस्थिति सामने आई। पिछली सरकारों ने जिस प्रकार से खजाने को खाली कर दिया था, अपने भी लूटा, दोनों हाथ से लुटवाया, कई जांच अभी चल रहे। और खजाने किस स्थिति में है, जनता जवाब मांगती थी, काम विकास के बंद थे, लाल बत्ती जल चुकी थी सरकार की। सरकार को काम के विरुद्ध पेमेंट के लिए पत्र लिखना पड़ा कि भाई पेमेंट बंद रहेगा। फिर सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया। ये पहली स्थिति आई हमें लगता है कि 20 वर्षों में कि सरकार को अपने खजाने के बारे में जनता को बताने के लिए श्वेत पत्र जारी करना पड़ा। इस विकट स्थिति की जायजा आप इसी से समझ सकते हैं अध्यक्ष महोदय। और उस विकट परिस्थिति में जो मैंने श्वेत पत्र देखा था, जो मुझे जानकारी है कि पिछली सरकार ने इस प्रकार से लुटाया था कि 21,000 करोड़ तो केवल बिजली विभाग की देनदारी थी। ये छोटी मोटी देनदारी नहीं थी, एक विभाग की देनदारी 21,000 करोड़ थी अध्यक्ष महोदय। और वो केवल एक विभाग की बात आप मत कीजिए अध्यक्ष महोदय। और ऐसे समय में जब बिजली की 21,000 की देनदारी हो, अभी एक सदस्य ने उठाया, और वैसे समय में फिर जो भारत सरकार के लोक उपक्रम डीबीसी जैसे लोक उपक्रम का सरकार पर दबाव कि पैसा दो ना तो बिजली कट जाएगी, बीच में बिजली कटी भी। मैं इसलिए इस परिस्थिति का जिक्र कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा किसी काल में पहली बार भारत सरकार ने दोनों हाथ उठा के कह दिया कि जो जीएसटी के हिस्से हैं उन हिस्सों को भी मैं नहीं दूंगा, राज्य कहीं से बैंक से लोन ले ले। पूरे देश में हाहाकार मच गया, या राज्य भी उसका हिस्सा बन गया। भाई काम हो तो कैसे हो। हमें लगता है कि विपक्ष को ये बातें सुननी चाहिए थी और उन्हें उसके बारे में कहना चाहिए था कि भाई यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई, किस प्रकार की परिस्थिति में सरकार चली अध्यक्ष महोदय। और साथ ही जो भाजपा के केंद्र में शासन है, सबको पता है कि जो गैर भाजपा शासित प्रदेश है उनके साथ उनका क्या सौतेला व्यवहार है। उनकी तो कहानी ही अजब है। अपनों को भी नहीं छोड़ता है तो दूसरों की तो बात छोड़ दीजिए। अरुणाचल प्रदेश में जदयू जो बिहार में सरकार है, उसके 6 विधायक को अपने झोली में ले लिया, तो आपको कैसे छोड़ेगा। यहां भी एड़ी चोटी एक किए हुए, भले उनकी दाल ना गल रही है, वो सरकार को अस्थिर करने में लगी। ये विकट परिस्थितियों में मैं इसलिए थोड़ा जिक्र किया। और सरकार ने जो प्रयास किए, और इस विकट परिस्थिति में बीच में आपने देखा होगा कि उनके अठवाले एक मंत्री आए थे जो महाराष्ट्र के रहने वाले, उन्होंने कह दिया मुख्यमंत्री जी को कि एनडीए में आओ तब पैसा मिलेगा। बताइए, ये संघीय ढांचे पर गाली नहीं तो क्या है। क्या कोई सरकार दूसरे दलों की नहीं चल सकती। आप कहते हो कि एनडीए में आओ तब तो भारत सरकार पैसा देगी। महोदय, ये इस विकट परिस्थिति में मैं कह सकता हूं कि अगर राज्य सरकार ने आदरणीय हेमंत जी के नेतृत्व में जो प्रयास किया है, इस घने कोहरे बादल से चीरते हुए इन बादलों को एक बाज की तरह, मुझे 2 पंक्ति याद आती है। वो पंक्तियां इस प्रकार है कि बारिश के दौरान सारे पक्षियां आश्रय की तलाश करते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षियां आश्रय की तलाश करते हैं और बादलों के ऊपर जाकर बारिश को ही नजरअंदाज करते हैं। अध्यक्ष महोदय, वही इन्होंने किया। इस घिरे बादलों को इन्होंने चीरते हुए कहा कि ये परिस्थितियां सामने रहेगी, लेकिन हम गरीबों के लिए काम करेंगे, हम मजदूरों के लिए काम करेंगे। और उसी समय लॉकडाउन पूरे देश में, प्रधानमंत्री ने एकाएक घोषणा कर दिया, कौन कहां है, किस चौराहे पर खड़ा है, कैसे जाएगा नहीं जाएगा, थोड़ी भी चिंता नहीं की।
और सबसे विकट परिस्थिति, कुछ लोगों ने तो यहां तक अखबारों में लिखा कि देश के विभाजन के समय जिस प्रकार के विभत्स दृश्य देखने को न मिले जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बट रहा था, तो इस कोरोना काल में वो दृश्य देखने को मिला। अध्यक्ष महोदय बताइए, एक महिला मुंबई से चलती है, गर्भवती महिला, अपने 8 वर्ष के बेटे को लेकर के, और रास्ते में वो महिला कहती है रोते हुए अपने बेटे को कि मुझे प्रसव पीड़ा हो रहा है बेटा, मैं जंगल और झाड़ की खोज करता हूं, तुम्हारे दूसरे भाई को जन्म दूंगा। अध्यक्ष मोदी, ये परिस्थितियां थी। मैं बधाई देना चाहता हूं सरकार और उसके पूरे महकमे को बड़ी अपने कुशल प्रबंधन, धैर्य और साहस के साथ पूरी व्यवस्था को आपने ठीक तरीके से डील किया और लोगों को सकुशल वापस लाया। बताएं हमें, हमने देखा इस महामहिम के भाषण के कुछ अंशों को कि खंड 5 और खंड 6 में उसका कुछ पंक्तियों में उन्होंने वर्णन करने का, कहने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से नियंत्रण कक्षा स्थापित हुआ, इनके एक एक अधिकारी लगे। क्या सच नहीं है जो कह रहे थे कि कल तक की ये झूठ का पुलिंदा अभी कह के गए? क्या वो बताएं कि यहाँ 2 लाख मजदूरों के 1,99,226 मजदूरों के खाते में सरकार ने 1,000 रुपया नहीं दिया? क्या ये झूठ है? क्या ये झूठ, ये सच नहीं है कि दीदी किचन एक एक गरीबों के भोजन के लिए चला? क्या ये सच नहीं है कि एक एक पंचायतों में भोजन की व्यवस्था की गई? क्या ये सच नहीं है? बताएं हमें भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्या ये सच नहीं है कि जिनको कार्ड नहीं था उनको भी राज्य सरकार ने राशन उपलब्ध कराया? अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने कहा कि कुशल प्रबंधन और कुशल व्यवस्था से सरकार ने जो अपना कदम बढ़ाया वो काबिले तारीफ है। भले ये छोटा प्रयास देखने में लगता है, बूंद भी छोटा लगता है अध्यक्ष महोदय, लेकिन बूंद जब लगातार बरसता है तो नदियों में बाढ़ आ जाती है। ये प्रयास छोटे जरूर है, लेकिन ये प्रयास उसी तरह से बाढ़ और उफान ला दिया गरीबों में, इसलिए इन्हें थोड़ी जलन होती है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कुछ ना कहते हुए मैं केवल सरकार के सामने जो परिस्थितियां थी एक वो भी कि सरकार अभी प्रयास कर रही है, कह रहे कि अभी जो सुबह बात चली थी कि नियोजन नीति की, भाई इतनी चीजों को पेचीदा बना दिया है पिछली सरकार ने। पाप की गठरी इतनी भारी हो चुकी है कि 5 साल तो उस गठरी को खोलने में लग जाएगा सरकार। थोड़े तेज रफ्तार करनी होगी सरकार को, मैं सलाह देना चाहता हूं। उनके पाप इतने गहरे हैं कि आपको हाई पावर डिटर्जेंट लगाना होगा, नहीं तो पाप नहीं धुलेगा। हेमंत बाबू, बता देता हूं, जिस प्रकार से नियोजन नीति को उन्होंने उलझाया, जिस समय नियोजन नीति लागू था, मैं उस विधानसभा में पहला व्यक्ति था अध्यक्ष महोदय, हमने खड़ा होकर कहा था कि हाई कोर्ट में टिकेगा नहीं, आप लोगों को बहला रहे, फुसला रहे, और सच यही हुआ। वो बहलाने फुसलाने का नियोजन नीति था, वो सच में झारखंडियों के हक में नहीं था। अगर झारखंडियों के हक में होता तो आज हाई कोर्ट भी मुहर लगाती, सुप्रीम कोर्ट भी मुहर लगाती। और मैं कहूंगा कि भाई नियोजन नीति आपने वापस लिया है, मुझे उससे ऐतराज नहीं है, लेकिन जल्दी झारखंडियों के हित में नियोजन नीति इस राज्य में लागू हो, यह मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा, जो झारखंडियों के हित में, आदिवासी, दलित, मूलवासियों के हित में हो। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि एक चीजों को उलझा के रख दिया। आप देखिए, हाई स्कूल की बहाली 2016 में प्रारंभ हुआ, अब तक खाता वही चल रहा है, कब खत्म होगा पता नहीं। दरोगा की बहाली 5 बरस पहले शुरू हुआ, अब तक बहाली खत्म नहीं हुआ। एक एक चीजों को उलझा के रखा है, जिसकी बात ये जल्दीबाजी में ढोल पीटने का तरीका, अभी हम अगर यस बोलेंगे तो पत्रकार महोदय को वहां नो सुनाई पड़ेगा, ये भी जल्दीबाजी के कारण ही है। कि जल्दी उद्घाटन कराना है, पीएम मोदी से कराना है, चलो विधानसभा का उद्घाटन कर दो। कैसे बना नहीं बना, एक एक चीजों पर यही कहानी है अध्यक्ष महोदय। 3 मेडिकल कॉलेज, आपको याद होगा कि 3 मेडिकल कॉलेज इन्होंने प्रधानमंत्री से उद्घाटन करा दिया। दुमका, पलामू और हजारीबाग। अध्यक्ष महोदय, तीनों मेडिकल कॉलेज का क्या हुआ आज? हर उसके परिणाम क्या है? आज छात्र भुगत रहे हैं। अब कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि उस समय 2019 में
सरकार के अधिकारियों ने जो हलफनामा दायर किया था वो गलत था, यानी लोगों कोर्ट को भी झांसे में रख दिया उन्होंने। अध्यक्ष महोदय, आज उसके परिणाम हुए कि अब उसमें एडमिशन नहीं होगा, और उस समय वाहवाही लूट रहे थे कि हम 3 मेडिकल कॉलेज कर दिए। इसलिए मैं एक चीजों को कह रहा हूं, इनके एक चीज उलझा हुआ। अध्यक्ष महोदय, हमको आरजेडी का भी एक पत्र आया कि नहीं, आपको मैं समर्थन कर रहा हूं, अपनी बात कह दीजिए मेरे बदले में, इसलिए उनका भी समय, क्या मंत्री जी उन्होंने भी कहा, इसलिए उनका भी समय ले रहा हूं, थोड़ा सा समय। हाँ, बस थोड़ा 2-3 मिनट दीजिए, कुछ चीजें कहना चाहता हूं। आपने देखा होगा अध्यक्ष महोदय कि जेपीएससी किस तरह से उलझा के रखा जेपीएससी को, और आज भी उलझा हुआ है। आज इस सरकार ने एक नियमावली बनाई, लेकिन मेरा आग्रह होगा कि अभी वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, थोड़ा और आपको देखना होगा उसमें, और थोड़ी उसमें त्रुटि है, उसको भी सुधार करना होगा, क्योंकि आज भी वो उसमें संपूर्णता नहीं पाई है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने कहा कि चीजों को किस तरह से एसपीटी सीएनटी को, उसी में 2 वर्षों तक राज उलझता रह गया, एक एक चीजों में राज उलझता रह गया। इसीलिए इन चीजों को करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, उलझी हुई चीजों को सुलझाने में वक्त लगेगा, इसीलिए उन्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा, और जब धैर्य रखेगा तो ये सरकार काम कर रहा। और ऐसे लोगों तो कहने का भी हक नहीं है, जो किसी का ना सुना, नौजवानों का ना सुना, जिसकी पूरी सरकार, चाहे वो राज्य की 5 साल की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, केवल अडानी अंबानी के लिए चलता हो, वो जनता और नौजवानों के लिए क्या बात करेगा? हमें बता। आज जो बात अभी कह रहे थे इरफान साहब कि भाई 70 दिन से अधिक हो गए, 80 दिन से अधिक हो गए, लोग किसान आंदोलन पर डटे हुए, केवल इतनी ही मांग है कि भाई इस बिल पर विचार, इस कानून पर विचार करो, इन्हें वापस लो, उनकी नहीं सुनता तो हमारी क्या सुनेगा? उन्हें कहने का क्या हक है? अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई देता हूं राज्य सरकार को कि भाई आपने जो छोटे छोटे प्रयास किए हैं, जो चुनाव के समय आपने कहा था कर्जे माफी, जिसकी चर्चा भी काफी हो चुकी है, उसमें कर्जे की माफी की, लेकिन उसके साथ एक सुझाव भी देना चाहूंगा। कर्जा माफी में जो दिक्कतें सामने आ रही है वो ये है कि आपने कर्जा माफी कर दिया, एनपीए की माफी नहीं है। लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या एनपीए, क्या एलपीए, क्या एसएफपीए। आप इन चीजों को थोड़ा स्पष्ट कीजिए, लोगों के सामने कठिनाइयां आ रही है। एक परिवार के एक सदस्य की आप माफी कर रहे हैं, फिर कई पेच है उसमें, कहते राशन कार्ड नहीं है। अब भाई व्हाइट राशन कार्ड, ग्रीन राशन कार्ड जो राज्य सरकार बना रही है, उसका माफी होगा कि नहीं, ये चीजें स्पष्ट नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बैंक के लोग उन्हें बैरल लौटा देते हैं कि जाओ और वापस चले जाओ। ये सारी चीजें हैं, इन कठिनाइयों को समझना होगा। इसीलिए हमने कहा कि कुछ बातें हैं। अभी अध्यक्ष महोदय, इतना बेहतर सरकार काम कर रही है, बिजली में 24 घंटा बिजली देने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो 21,000 करोड़ मैंने कहा कि देना होगा सरकार को, यानी बिजली जलाए रघुवर दास और पैसा भुगतान करेंगे हेमंत सोरेन, बताइए। उसी में एक कहानी है अध्यक्ष महोदय कि पिछले समय का बकाया, गलत बिलिंग, डबल बिलिंग, आज लोग परेशान है उसके कारण। आज गांव गांव में गुस्सा है, आक्रोश है, और वो गुस्सा इस सरकार के प्रति हो गया, क्योंकि वसूली अभी कर रही है सरकार। अध्यक्ष महोदय, कारनामे उनके हैं, लेकिन छींटे हम पर पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से आग्रहपूर्वक कहना चाहूंगे कि विभाग भी आपके जिम्मे है, जिम्मेवारी भी आपकी है। अध्यक्ष महोदय, बड़ी जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, इन्हें गौर करना चाहिए कि वो जो डबल बिलिंग कैसे हुआ। आप भी क्षेत्र के विधायक है कि भाई पहले बीपीएल से उनका खुद लटका था, वो कुबड़ी जो उसको बोलते हैं, इसके बाद दोबारा उनको नया मीटर मिल गया, तो पुराने का भी बिल चला गया अध्यक्ष महोदय, नए का भी चला गया। अब बकरा बेचे की बकरी बेचे, उनका बिल का भुगतान नहीं हो रहा। कहानी ये है, इन चीजों को समझना होगा। और हमें लगता है कि केवल अफसर के भरोसे छोड़ने से नहीं होगा। अफसरों को कदापि कुछ ही अफसरों को गरीबों का दर्द हो सकता है, वरना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो दर्द का एहसास वो अफसर नहीं कर पाएगा जो जनप्रतिनिधि करेगा। इसीलिए आप एक जनप्रतिनिधि ऐसे राज्य के मुखिया, आप इसे एहसास कीजिए और उस दर्द से उन्हें निपटारा कीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत लंबी बात न करते हुए केवल 1-2 बातें कहते हुए कि भाई आपने 5 चापाकल तो दिया है,
जिसकी चर्चा होती है, पीठ थपथपाई जा रही है, मैं भी आपको बधाई देता हूं। लेकिन जो 1 साल से हमारे चापाकल मरम्मती के बिना अभी आने वाला है, अभी तक आपका टेंडर नहीं हुआ, साल पूरा होने को है। बात कटु जरूर है लेकिन सत्य है, इसलिए मैं रख रहा हूं आपके सामने कि एक चापाकल का मरम्मत आप 1 साल में नहीं करा पाए। सच यही है। पैसा आपको भी आवंटित हुआ, आपके अफसर अब तक गिन ही रहे कितना मिला, नहीं मिला, कब करेंगे, कौन करेंगे, नहीं करेंगे। भाई इसको तो विदिन 7 डेज 7 दिनों के अंदर टेंडर कराइए और 15 दिनों के अंदर सारे चापाकलों की मरम्मती करा के फिनिश कीजिए। काम तो ये होनी चाहिए। धन्यवाद से आप काम मान्य सदस्य कंक्लूड कर रहा हूँ। थोड़ी बात कहते हुए, जो बातें आपने कही थी, आप भी खुद उसमें भागीदार थे, सरकार भी भागीदार है। सरकार प्रयास कर रही है अनुबंध कर्मियों का, चाहे पारा टीचर हो, चाहे नौजवानों के, चाहे वो सेवा किसी क्षेत्र में हो, चाहे आप देख लीजिए मेडिकल के क्षेत्र में नर्सेस हो, चाहे किसी के हो, जिन अनुबंध कर्मियों को नियमित या उन्हें विशेष सुविधा देने की आपने बात कही थी, उनमें उकताहट है। धीरे धीरे उनमें भी आक्रोश पनप रहा है। वो आक्रोश ना पनपे, आप पर विश्वास है, इसलिए अब तक सड़क पर लोग नहीं उतरे हैं। यह विश्वास ना टूटे सरकार के प्रति, जो विश्वास नौजवानों ने चुनाव के समय झूम झूम करके वोट दिया आपको, यह विश्वास आगे भी कायम रहे। इसका जल्दी समाधान कीजिए, जो करना है। ये मेरा आपसे विनती होगा, ये मेरा आग्रह होगा। और बीत रहित शिक्षा नीति, यह जो कोड बना हुआ है वर्षों से, यह भी समाप्त होना चाहिए। अभी अल्पसंख्यक विद्यालय में के बारे में थोड़ी चर्चा हुई है कि आपने करने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि आप अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, हम सबका पूरा सहयोग है। आप उनकी परवाह मत कीजिए। भाई ये चीजें वो उठाते रहेंगे, उनका काम है। आपको अड़चन डालना, मुश्किलें आती रहेगी, लेकिन आप संकल्पित व्यक्ति की तरह आगे बढ़िए। और संकल्प के सामने कोई मुश्किल टिकता नहीं। मैं यही कहूंगा अंत में, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या यही जल निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल निकलेगा। बंजर रही भूमि तो क्या यही जल निकलेगा। ना मायूस ना घबरा अंधेरों से साथी, ना मायूस ना घबरा अंधेरों से साथी, इन्हीं रातों के दामन से तो सुबह कल निकलेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय।